वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेलोजेन्स जो है हेलोजेन्स है वो क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। एंड देन हम लोगों ने कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी चेक किया था, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल। आई होप आपको वो समझ में आया होगा और आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको नोट डाउन ज़रूर किया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेकेंड मेथड है कि हम लोग हैलाइड जो है हेलोअल्केन्स जो है वो कैसे बनाते हैं। तो जो सेकेंड मेथड है वो आपका किससे बना हुआ है, तो भाई वो हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो जनरली जो हम लोगों को हैलाइड्स मिलती हैं इजीली अवेलेबल होती हैं वो फॉस्फोरस के हैलाइड्स क्लोरीन के फॉर्म में होती हैं, जैसे PCl3 PCl5 ये इजीली अवेलेबल होती हैं। तो इसका यूज़ हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि क्लोरोअल्केन्स जो है वो डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। कैसे भाई, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा PCl3 और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो जाएगा, तो PCl5। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ जो आपको कलर है, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ क्लोरीन मेंशन, यहाँ भी क्लोरीन मेंशन है। मतलब ये क्या करेगा कि इस अल्कोहल को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड कर देगा। और यहाँ पर आपको देखने में वही दिखेगा भी, जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें फर्स्ट रिएक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, OH है, अल्कोहल है, और यहाँ आपके पास दिया हुआ है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट समझने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी इन दोनों रिएक्शंस के साइड प्रोडक्ट भी यानी कि बाय प्रोडक्ट्स भी पूछे गए। क्यों? क्योंकि ये आपको इनऑर्गेनिक में भी दिखेगा। यही सेम रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में भी दिखेगा। कहाँ दिखेगा, तो P ब्लॉक में दिखेगा। जब आप पढ़ रहे होंगे फॉस्फोरस के बारे में तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये दोनों रिएक्शन सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ लिखे हुए आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से मैं इसको डील करूँगा। एक तो नॉर्मल तरीका बताऊँगा कि आप याद कैसे रख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, और एक मैकेनिज़्म वाला जो कि थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। उसका कोई आपको मैकेनिज़्म पे क्वेश्चन बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आए, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए सीखेंगे। तो अगर पहला रिएक्शन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, OH है। तो ये OH रिप्लेस कौन करेगा, तो एक क्लोरीन करेगा। तो यहाँ क्या आ गया भाई, क्लोरीन आ गया। तो हुआ क्या, सिंपल तरीके से एक OH गया और उसके बदले दूसरा क्लोरीन आ गया। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। एक को हटाकर दूसरे का आना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने 3 मोल लिए थे तो यहाँ से कितने क्लोरीन निकलेंगे, 3। तो प्रोडक्ट भी कितने क्लोरीन का बनेगा, 3 क्लोरीन का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3C2H5OH क्या बना रहे हैं, 3C2H5Cl। अब बचा क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने कितने क्लोरीन यूज़ कर लिए हैं, 3। मतलब एक भी क्लोरीन यहाँ पर बचा नहीं है यहाँ से। तो बचा क्या है भाई, यहाँ से सिर्फ बचा आपके पास फॉस्फोरस। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कितने OH निकाले हम लोगों ने, 3। तो OH कितने बचे हुए हैं, 3। मतलब एक फॉस्फोरस बचा है और 3 OH बचे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या बचा हुआ है, एक फॉस्फोरस है और 3 OH हैं। तो एक फॉस्फोरस और 3 OH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या मिल गया, H3PO3। सिंपल होता है ना, H3PO3 में क्या होता है, एक फॉस्फोरस होता है और 3 ऑक्सीजन होते हैं और 3 हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ से आपको देखने पर पता भी चल रहा है कि तीनों के तीनों क्लोरीन तो यूज़ हो गए। तो बचा क्या, सिर्फ एक फॉस्फोरस। और यहाँ से हम लोगों ने 3 OH निकाले थे, तो बचे कितने, 3 OH। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, H3PO3। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा रिएक्शन भी अगर आप देखें तो दूसरा रिएक्शन में भी क्या है कि आपके पास यहाँ से OH हटा और OH के बदले क्या आ गया, एक क्लोरीन आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो प्रोडक्ट बड़ा याद रखना बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई क्लोराइड लिया है तो नाम इसमें क्या है, क्लोराइड, या फिर क्या लिया, पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ भी क्या आपके पास क्लोराइड है।
तो क्या होगा, OH रिप्लेस होगा दोनों केसेस में और दोनों केसेस में Cl जुड़ेगा। ये याद रखना है आपको, मेन चीज़ ये है। बाकी जो बचा साइड प्रोडक्ट, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक मैकेनिज़्म दिखाऊंगा, उसके थ्रू समझना आसान हो जाएगा कि POCl3 और HCl आया कहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। सिंपल तरीके से वापस से करते हैं एक बार कि आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको ट्राइक्लोराइड दिखे फॉस्फोरस का या फिर पेंटाक्लोराइड दिखे, तो आप क्या करेंगे कि जो एल्कोहल का OH होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। किससे? तो क्लोराइड में क्या हुआ, क्लोरीन है, तो किससे रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन से। तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोरीन। बाय प्रोडक्ट याद रहने की ज़रूरत नहीं है, याद रह पाए तो अच्छी बात है। जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरी रिएक्शन में वही है कि अगर आपके पास क्लोरीन है तो ये क्या करेगा, PCl5 से एक OH को हटाएगा और एक क्लोरीन लगा देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरोअल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग मैकेनिज़्म की तरफ पढ़ें, जो कि कम इम्पॉर्टेंट लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो आप डील कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिज़्म यहाँ पे क्या है। आपके पास अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। और इस फॉस्फोरस को अगर ध्यान से देखें तो ये फॉस्फोरस अलग अलग क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे क्लोरीन जुड़े हैं, 5 क्लोरीन किससे जुड़े हैं, फॉस्फोरस से। और पांचों के पांचों क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इस फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। तो इन सब पे चार्ज जो है वो कैसा आ गया, डेल्टा नेगेटिव। लेकिन फॉस्फोरस पे चार्ज कैसा आएगा, तो फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि सारे क्लोरीन्स इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। अब जैसे ही इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया फॉस्फोरस के ऊपर, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और दान करने के लिए कौन बैठा है भाई यहाँ, तो ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म आप बना सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन जैसे ही फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे 5 से 6, लेकिन फॉस्फोरस तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कोई भी नए बॉन्ड को बनाने के लिए पुराना बॉन्ड जनरली क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा, फॉस्फोरस एक बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, सारे के सारे क्लोरीन है, तो कोई भी एक क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने इस क्लोरीन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ निकाल दिया, फॉस्फोरस क्या कर रहा है, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा। तो क्या क्या निकला आपके पास यहाँ से सिर्फ आपका एक चीज़ क्या निकला, Cl नेगेटिव। लेकिन अगर ध्यान से हम लोग समझें तो आपको एक चीज़ और दिखेगी यहाँ पर कि ये जो ROH था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी क्या है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो इस पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से लात मार के किसको निकालेगा, लात मारने का मतलब बिना इलेक्ट्रॉन को किसे निकालेगा, तो H+ यहाँ से निकल जाएगा। और ये H+ निकलने की वजह से इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज था वो चार्ज खत्म हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि R के बाद यहाँ पर सिर्फ मैंने ऑक्सीजन क्यों लिखा है, ये हाइड्रोजन कहाँ गया। तो ये हाइड्रोजन चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इस पे चार्ज पॉजिटिव आता, तो यहाँ से कौन निकला, H+ निकल गया, और यहाँ से कौन निकला, Cl नेगेटिव निकल गया। तो H+ और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बन गया है, HCl। देन उसके बाद अगर हम लोग इस स्टेप पे अगर फोकस करें, यहाँ इस स्टेप पे फोकस करें, तो क्या होगा, वापस से देखें आप कि ये जो है ये फॉस्फोरस अभी भी परेशान है इन क्लोरीन से। ये सारे के सारे क्लोरीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पे अभी भी कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और इस डेल पॉजिटिव होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, तो ऑक्सीजन तो दान ही है, अभी तो लोन पेयर है इसके पास। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इस फॉस्फोरस और इस ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन होते ही फॉस्फोरस फिर से कितने बॉन्ड बना लगेगा, 6,
क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक ये 5 पहले से बना रखे हैं, और जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड देगा तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनने के बाद 6 बॉन्ड हो जाएंगे। तो फिर से क्या करेगा, कोई एक क्लोरीन को बॉन्ड के साथ निकाल देगा, तो ये क्या होगा Cl-। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो Cl बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसके जाने पर ये टूट कर अटैक करता है R+ पे। R+ क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे चार्ज वापस से कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस R से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको यहाँ से बैक साइड से अटैक होगा और इस पे क्या आएगा, Cl- जाके जुड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता नहीं है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर डायरेक्ट अटैक होता है बैक साइड से SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब ये बॉन्ड टूट भी रहा होता है और ये वाला बॉन्ड बन भी रहा होता है। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म हो जाता है, RO सिंगल बॉन्ड P Cl 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 और यहाँ एक Cl है। तो ये जो है यहाँ पर आपके पास ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, और यहाँ से कोई भी एक Cl इसके ऊपर अटैक करता है। तो आप, आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से अटैक किया, यहाँ से ये कोई भी एक क्लोरीन आके इस पे आके जुड़ गया, तो R के साथ कौन जुड़ा, Cl, और बचा के आप देखें यहाँ ध्यान से, तो POCl3, POCl Cl Cl, तो क्या हो गए, क्या बच गया, POCl3 डॉट और प्लस HCl। तो मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीका से याद रखना ज़्यादा बेटर है, तो उससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। लेकिन मैकेनिज्म अगर आपके ध्यान में रह जाए तो आपको ये साइड प्रोडक्ट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। वापस से एक बार कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, ये यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या, फॉस्फोरस पे कोई भी 4 क्लोरीन, तो फॉस्फोरस पे देखिए 1 2 3 4 क्लोरीन बचे हुए हैं। R जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जुड़ गया फॉस्फोरस से, तो यहाँ देख सकते हैं R जुड़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जुड़ गया फॉस्फोरस से, और ऑक्सीजन ने डोनेट किया था इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया, यहाँ से H+ निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है यहाँ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और अटैक करता है इस R पे बैक साइड से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्या बच जाता है आपके पास यहाँ से, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स नहीं, ईथर पे भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाना सिंपल है। अगर आपको ईथर में क्या दे दे, PCl5, तो आप क्या करेंगे, एक क्लोरीन इसको देंगे, एक क्लोरीन इसको देंगे, तो बचा कितना क्लोरीन फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस के पास बचा 3 क्लोरीन, तो इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ देंगे हम लोग, 3 क्लोरीन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, POCl3। तो क्या बन गया, देखिए यहाँ POCl3, और मिथाइल से कौन जुड़ा, तो मिथाइल से जुड़ा क्लोरीन, और इथाइल से भी कौन जुड़ा, तो इथाइल से भी जुड़ा क्लोरीन, तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या निकल गया, POCl3। वापस से करते हैं, अगर ध्यान से समझें आप, तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि इस मिथाइल को क्या दिया, एक क्लोरीन, इस इथाइल को भी क्या दिया, एक क्लोरीन। तो बताइए PCl5 में से कितने क्लोरीन बच गए, तो क्लोरीन बच गए 3, क्योंकि 2 हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं। तो इस ऑक्सीजन को क्या दे दीजिए आप, 3 क्लोरीन दे दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, POCl3, देखिए यहाँ पे। और इस मिथाइल के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन, तो बन गया मिथाइल क्लोराइड। इस इथाइल के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन, तो क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये बनाया। दूसरा क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टीरियो केमिस्ट्री पे, कि इसमें हो गया इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, SN2। अगर आप ध्यान से ऊपर देखें तो मैंने यहाँ पे बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि यहाँ से Cl- निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है और ये टूटता है
और ये जुड़ता है इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, अटैक कहाँ से कर रहा है, इसके बैक साइड से। तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। आई होप आपको SN2 थोड़ा बहुत याद होगा। तो इसलिए वैसे क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है PCl5 पे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से OH रिप्लेस हुआ और क्या आया, Cl। ये तो पीछे पढ़ा हम लोगों ने। बस फ़र्क क्या आपको याद रखना है कि अगर आपको इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री पे पूछे तो ध्यान रखेंगे कि अगर PCl5 है तो क्या होगा, वेज जो है वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डैश दिया रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, SN2 का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो ये तो सिर्फ हम लोगों ने पहला पढ़ा कि अगर आपको क्या करना है, क्लोरो अल्केन बनाना है तो आप क्या करें, PCl3 या PCl5 का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्या बनाना है, ब्रोमो अल्केन बनाना है या आयोडो अल्केन बनाना है, तो हम लोगों को पहले जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या लगाना पड़ेगा कि हम लोगों को चाहिए PBr3 या फिर चाहिए PI3। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका बड़ा आसान है। हम लोग क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस। और बताइए, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा मैंने P4। ये भी आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन में दिख जाएगा P ब्लॉक में। देन हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए X ले रखा है कि जब रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाएंगे X2 से तो क्या बनेगा, PX3 का फॉर्मेशन होगा। बाकी आप लोग तो होशियार हैं भाई, आप लोग आसानी से यहाँ पर बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही PX3 बन गया, अब तो ये सिंपल रिएक्शन हो गया। कैसा वाला भाई, तो हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था PCl3 वाला रिएक्शन, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ जो क्लोरीन था वो क्या करता था, इस OH को रिप्लेस करके क्या लगाता था, क्लोरीन। लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने X लिया है, तो इस OH के बदले क्या लगेगा, X, और प्लस क्या मिलेगा, तो मैंने बताया था ना कि कितने OH निकले यहाँ से, 3, और यहाँ से कितने X निकले, 3, तो 3RX बन गया। तो बचा क्या, 1P, 3 OH, तो क्या बनेगा, H3PO3। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है कि इस OH को ये X क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने पर क्या बनाएगा, H3PO3 बच जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये याद रह पाए तो अच्छी बात है, ना रह पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रेयर ही इस पर कभी कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो X है वो क्या है, Br और I। मतलब अगर आपको फॉस्फोरस की हेल्प से अगर बनाना है हेलोकेन्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। वो भी कौन सा फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और उसमें क्या डालते हैं, हेलोजन। जो हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, क्योंकि PCl3 PCl5 का हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ रखा है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट है। पहला पढ़ा हम लोगों ने एल्कोहल से, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने फॉस्फोरस हैलाइड से, जैसे कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर हम लोग पढ़ रहे थे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, इससे बनाया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, थायोनिल क्लोराइड, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कोई भी क्लोरो अल्केन बनाने का। क्यों भाई, इतना इंपॉर्टेंट तरीका क्यों है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। आप अगर देखेंगे कि विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन्स, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया। तो अगर हम लोग ध्यान से मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। इसको एक नाम और जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। अगर आपको डार्जेंस प्रोसेस पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से। इसी SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसके पास भी क्या है, क्लोरीन, तो क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा और इसके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लोरीन। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इस OH को हटा दो और उसके बदले क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। तो बचा क्या भाई, यहाँ से बच जाता है HCl और क्या बच जाता है SO2। तो क्या हो गया भाई, HCl जो है यहाँ से
और यहाँ से ईजिली क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है, यहाँ से निकाल जाता है गैसियस फॉर्म में। और जैसे ही गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से RCl को कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इन दिस मेथड क्लोरोअल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट एंड ऑफ हाई प्योरिटी। हाई यील्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, दस RCl कैन बी इजली आइसोलेटेड। तो जो बात मैंने बोली कि ये जो ROH है यहाँ से OH रिप्लेस करेगा इस क्लोरीन से, तो बन जाएगा क्या, RCl, और मिलता क्या है HCl और SO2। और ये कौन से फेज़ में है, तो देखिए मैंने एरो भी दिखाया इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि ये गैसियस फेज़ में और इवेपोरेट हो जाएगा, या फिर हम लोग कहते हैं यहाँ से वोलाटाइल स्टेट में है, ये यहाँ से उड़ जाएगा। जिसकी वजह से इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है RCl का। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको हाई प्योरिटी के लिए आपको क्लोरोएल्कीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे क्लोरोएल्कीन हाई प्योरिटी के लिए। तो क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, मतलब SOCl2 से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम लोग डार्जन्स प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। अब इसी में मैं आपको एक छोटा सा नया सा मैकेनिज़्म बताऊंगा जो हम लोगों ने GOC में कवर नहीं किया था, जो मैंने बोला था कि 12th में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक और होता है SN1 SN2 के अलावा, जिसको हम लोग नाम देते हैं SNI। अब ये SNI क्या है, तो ये N और S तो जाना पहचाना है हम लोग का, SN तो पहचाना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ये जो I है, ये I आया है इस इंटरनल के लिए। तो देखते हैं भाई कि आखिर इस मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है, तो ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये बड़ा आसान सा मैकेनिज़्म है, आप आसानी से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरो बना रखा है ऑलरेडी कुछ कुछ। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, फिर से पिछला जैसा केस है। और इस सल्फर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों है ये तो पता ही है आपको, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन सारे के सारे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, तो इस पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और दान करने तो बैठा ही यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटकर किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ROH, बोलिए, और इस OH पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फर पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या है, एक क्लोरीन, और इधर भी क्या है, एक क्लोरीन। अब क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर कोई हम लोगों ने एसिड तो लिया नहीं है जिसकी वजह से H+ मिल जाए इस ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा। तो सल्फर को एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तो यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा, जस्ट लाइक लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे ही ये इसको डोनेट करता है, ये यहाँ से वापस आएगा इस पे ऑक्सीजन पे, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये यहाँ से टूटकर क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो क्या हो गया, यहाँ से जैसे ही इसने अटैक किया इस पे, तो ये यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड वापस से बना होगा, तो यहाँ से क्या क्या बच गया आपके पास कि ROH। देखिए यहाँ ROH, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। एंड देन सल्फर पे कितने क्लोरीन बचे, एक तो निकल गया, तो बचा कितना, एक क्लोरीन। अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो भाई क्या करेगा, लात मार के यहाँ से किसको निकाल देगा, H+ को। तो ऑक्सीजन पे चार्ज बचा क्या, नहीं बचा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही दिखाया है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब फिर से वही सेम स्टेप जो हम लोगों ने देखा था कि भाई सल्फर पे पास अभी भी कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से बॉन्ड टूटकर ये वापस किस पे आके जुड़ता है, R पे आके जुड़ जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि जो क्लोरीन बना
ये इंटरनली बन रहा है, मतलब खुद ही न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SNI बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये इंटरनली जनरेट हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको SNI बोलते हैं। आप याद रखें कि SNI सिर्फ कब बोलेंगे, जब आपका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम लोग SOCl2 के साथ करवाएंगे अल्कोहल का, तो हम लोग इसको SNI बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से निकला क्या किया, यहाँ से ये Cl निकल गया, ये R से जाकर जुड़ गया, तो बचा क्या, देखिए SO2, तो यहाँ से क्या हो गया, SO2 हो गया, और पहले ही H और Cl निकल चुके थे, तो क्या बन गया, HCl। लेकिन इसमें होता क्या है कि जिधर से बॉन्ड टूट रहा होता है R और ऑक्सीजन का, वहीं से जाकर ये जुड़ता है, सेम साइड से, ना कि बैक साइड से। ये बैक साइड से अटैक नहीं करता है, जहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा होता है वहीं से जाकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, रिटेंशन। मतलब अगर आपके स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, स्टीरियो आइसोमर में कोई चेंज नहीं आया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया, मतलब अगर ये वेज है तो वेज ही रहे, डैश है तो डैश ही रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ज़रूर इसमें किसका यूज़ किया गया होगा, SOCl2 का। क्यों भाई, क्योंकि ये जिस साइड से टूट रहा था उसी साइड से इस पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, सेम साइड्स। अब इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखेंगे आप, ये साइमल्टेनियसली टूटता है, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कोई भी रीअरेंजमेंट ना कराएं आप। मतलब SOCl2 केस में हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने नीचे 2 क्वेश्चन भी दिए हैं जिसको आप ट्राई करेंगे, तो इसलिए यहाँ लिख दिया है कि रिटेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो Cl अटैक कर रहा है वो क्या कर रहा है, फ्रॉम सेम एंड से अटैक कर रहा है, किस पे, तो एट विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन, जहाँ से CO बॉन्ड टूट रहा है उसी पर अटैक कर रहा है कौन, Cl। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन। अगर जहाँ से टूटा वहीं से अटैक करे तो क्या बोलेंगे, रिटेंशन, और जहाँ से टूटा उसके बैक साइड से अटैक किया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि SNI के केस में क्या होता है, रिटेंशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसलिए हम लोग इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। जैसे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक मैं बताऊंगा, एक आप ट्राई करेंगे खुद से, कि जैसे ये कायरल है, जब कायरल होगा तभी सोचेंगे हम लोग, बाकी टाइम में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो होगा क्या कि इस CHOH से यहाँ से OH निकलेगा और उस पर जाके कौन जुड़ेगा, तो SOCl2 से मिलता क्या है, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि CH3, इसमें आप रीअरेंजमेंट ना कराएं। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ से रीअरेंजमेंट करा के प्लस इस पे ले आएंगे, लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो क्या होगा, बस यहाँ से OH निकालेंगे और Cl जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl, और इधर क्या है आपका CH3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला खुद से ट्राई करेंगे, बन जाएगा, सिंपल है। क्या करना है, यहाँ से OH को हटाना है और क्या लगा देना है, क्लोरीन ऐड कर देना है। तो आंसर आप कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ, आप एक बार मिला लेंगे कि आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि आपके पास कुछ इस तरीके से मैं बॉन्ड लाइन ही बना रहा हूँ, ये है, यहाँ क्या है H, बस यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट जो है वो किससे बनाते हैं हम लोग, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आपको याद होगा कि हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था, साथ साथ GOC में भी पढ़ा था ये चीज़ें, तो जिसको याद होगा उसके लिए ये तो बहुत आसान होने वाला है। नहीं तो मैंने वापस से डिस्कस किया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों का ये चीज़ें कंप्लीट अभी भी नहीं है, तो इसको मैं ज़रूर थोड़ा सा रिकैप करता चलूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती चलें। तो किससे बना रहे हैं हम लोग, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहला तरीका पिक करेंगे किससे, तो फ्रॉम अल्केन से।
मतलब अल्केन से बनाने का तरीका क्या है कि अल्केन में हम लोग क्या डालें कि बन जाए हेलो अल्केन। तो सोच कर क्या आएगा भाई कि अल्केन के पास तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और मुझे क्या बनाना है, हेलो अल्केन। तो क्या करना होगा कि भाई कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना होगा और उसके बदले कोई भी हेलोजन लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि व्हेन अल्केन्स आर ट्रीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of sunlight or heat, a mixture of mono and polysubstituted haloalkanes are obtained। मतलब हम लोग एक हैलाइड भी जोड़ सकते हैं, दो भी जोड़ सकते हैं, तीन भी जोड़ सकते हैं और चार भी। चार से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा भाई, चार। कैसे बनाएंगे? तो सनलाइट का यूज़ क्यों किया, हीट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्केन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, नॉन पोलर होता है। इस वजह से हम लोगों को इसमें क्या कराना पड़ेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कराना होगा। और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कराने के लिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है लाइट या फिर हीट। आई होप आपको याद होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या होगा भाई, रिएक्शन तो सिंपल सा है कि यहाँ से H को हटाएंगे और एक X लगाएंगे, तो बचा क्या X2 में, एक X और निकाला क्या H, तो HX निकल गया। सिंपल रिएक्शन है कि H हटाओ X लगाओ, तो R पे कौन लग गया, X, बचा क्या, एक X और एक H, तो क्या बन गया HX। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन हम लोग मैकेनिज्म की तरफ अगर थोड़े बढ़ें तो मैकेनिज्म पे हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के अलग अलग स्टेप होते हैं, जो अगर मैकेनिज्म हम लोगों के दिमाग में आ गया तो चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाती हैं। या फिर सिंपल तरीका तो मैं बताता चल ही रहा हूँ। अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन कराने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि जो X और X बॉन्ड था, जो हम लोगों ने लिया था X2, ऊपर लिखा है मैंने, जो X2 लिया था वो X2 क्या होता है, ब्रेक होता है। कैसा? तो होमोलाइटिकली ब्रेक होता है। और होमोलाइटिकली ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये X, और एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये X। तो बच्चा हो कितना आएगा भाई, तो X के पास क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे X के पास भी क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बोलते हैं, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, कितना बन गया, तो यहाँ आपके पास बन गए 2X के फ्री रेडिकल। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, और पहले सबसे पहले XX बॉन्ड क्यों तोड़ा हम लोगों ने, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में। तो ये बताया है मैंने पहले, अगर किसी को याद हो तो आप सोचे जरूर दिमाग में, फिर सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने वाले कौन कौन से आपके पास, एक RH बॉन्ड है और एक X2 बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी हम लोग जानते हैं कि XX की बॉन्ड एनर्जी कम होती है किससे, RH से। तो बताइए ज़्यादा आसान किसको होगा तोड़ना, तो X2 को तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जबकि RH की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है X2 के कंपैरिजन में, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप होता है लाइट के प्रेजेंस में, वो कौन सा बॉन्ड टूट रहा होता है, X और X का। कैसे? तो होमोलाइटिकली, इक्वली। तो क्या होता है, X पे क्या आता है, फ्री रेडिकल। देन दूसरे स्टेप में क्या होता है कि X का जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन करता है RH बॉन्ड से। तो यहाँ से आपके पास फ्री रेडिकल होता है, तो आपको चाहिए भी कैसा, फ्री रेडिकल। तो ये RH बॉन्ड भी कैसे टूटता है, इक्वली टूटता है। तो इक्वली टूटने की वजह से एक R पे फ्री रेडिकल आता है और एक H पे फ्री रेडिकल आता है, और यहाँ से H और X आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों बना लिया, क्योंकि H के पास भी क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल, और R के पास भी क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल। तो ये क्या किया, एक फ्री रेडिकल इसको दिया, एक फ्री रेडिकल ये दिया, दोनों मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो क्या मिल गया, HX, बचा क्या, R का फ्री रेडिकल।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या बचा था आपके पास, R का फ्री रेडिकल। अब ये क्या करता है, ये X2 बॉन्ड से ब्रेक होता है। X2, अब बहुत लोग सोचेंगे सर X2 तो यूज़ कर लिया, तो X2 भाई एक थोड़ी लिया हम लोगों ने, वो तो कम से कम एक मोल होगा एटलीस्ट, क्योंकि अगर एक लेंगे तो 1 इक्विवेलेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन। तो अगर आपने एक मोल लिया है तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, बहुत सारे हैं, तो एक बार और XX यूज़ किया तो क्या हुआ, यहाँ से ये X इसके पास एक फ्री रेडिकल आया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, और ये R का फ्री रेडिकल और X का फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया, RX। तो बचा क्या, ये X बच गया, तो X पे चार्ज कैसा आ गया, फ्री रेडिकल। अब अगर ध्यान से आप देखें तो एक चीज़ समझ में आएगी कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, भाई रिएक्शन इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो रिएक्शन होने के पीछे पर्पस है इस तरीके से होने का कि देखिए आप यहाँ से X का फ्री रेडिकल क्या बना रहा है, R का फ्री रेडिकल, और ये R का फ्री रेडिकल क्या बना रहा है, X का फ्री रेडिकल। अब ये फिर X का फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर R बनाएगा, फिर ये R फिर X बनाएगा, फिर ये X फिर R बनाएगा, फिर ये R फिर X बनाएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस जैसा होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये दोनों रिएक्शन कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग इस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन प्रोपागेशन स्टेप बोलते हैं। प्रोपगेट मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ना मतलब रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, ये दोनों आगे बढ़ा रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट यहाँ मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है स्लो एंड नीचे लिखा है छोटा सा RDS। क्यों भाई, क्योंकि ये जो RH है इसको तोड़ना उतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेप क्या होता है, स्लो हो जाता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS होते हैं। ये बहुत बार बताया है मैंने। तो स्लो स्टेप होने की वजह से ये क्या है, RDS है। RDS का मतलब क्या होता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यही स्टेप डिसाइड करेगा रिएक्शन का नेचर, कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, सेलेक्टिव होगा, नॉन सेलेक्टिव होगा, कुछ भी जो भी पता करना है ये यही बता सकता है। अब ज़रूरत क्या पड़ी लास्ट स्टेप की, कि मान लेते हैं रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों, ये तो प्रोपगेशन चलता रहेगा ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब आपने जो भी सबस्ट्रेट लिया है, रिएजेंट लिया है, वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब मान लेते हैं आपको रिएक्शन रोकना है, आपको ये RX ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाना है, आपको रोकना है रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चेन टर्मिनेशन का यूज़ करते हैं। और ये चेन टर्मिनेशन क्या करेगा, तो ये क्या करता है कि आपके जो जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं ऊपर, उनको आपस में रिएक्शन करा देते हैं। तो ये जो R का फ्री रेडिकल बन रहा था ये बचेगा ही नहीं, ये जो X का फ्री रेडिकल बच रहा था ये बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंज्यूम करा दिया हम लोगों ने। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। अगर आपको रिएक्शन स्लो करना है या रिएक्शन को रोकना है तो क्या कराते हैं हम लोग, चेन टर्मिनेशन। हालांकि इसको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिएक्शन अपने आप ही रुक जाता है। पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी कवर कर रखा है, तो यहाँ तक आज हम लोग इस लेक्चर को रखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पढ़ाया था पहले GOC में, जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो आपको यहाँ तक पढ़ाया था। देन आपको और भी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने सेपरेटली, जैसे फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो आप क्या करेंगे, उस पोर्शन को रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले उसको थोड़ा तेज़ी से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन में आएंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा, एडिशन रिएक्शन, तो उसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा यहाँ पे भी। तो एक बार आप रिवाइज करके ज़रूर आएँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग यही करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे डील करेंगे फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम लोग ज़रूर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से रिवाइज करें, नोट डाउन कर लें, घर पे रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।